नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हम बात करेंगे कमोडिटीज की, जहां पर चीनी पर होगी चर्चा, जहां पर इस साल चीनी महंगी होती हुई नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में यहां पर पिछले एक महीने में दाम बढ़े हैं। आगे जाकर कैसी रह सकती है स्थिति, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ओपेक और एलाइज ने अब काफी क्लियरली बोला है कि वो आगे उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। इवन एज यूएस लगातार ओपेक से कहता रहा है कि वो उत्पादन बढ़ाए ताकि भाव नीचे गिरे, लेकिन ओपेक ने इस मामले में क्लियर एक स्टेटमेंट दिया है। इसके क्या मायने रह सकते हैं, कच्चे तेल की सप्लाईज और प्राइसेस पे आगे जाके क्या इम्पैक्ट रह सकता है, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मसालों की, जहाँ पर जीरे में फिर से मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई है। और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा एंड प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। लेकिन चर्चा पहले हम यहाँ पर चीनी के साथ कर लेते हैं, जिसमें काफ़ी तरह की खबरें हैं और उन सबसे ऊपर ये है कि यहाँ पर कई मिलों ने क्रशिंग करनी ऑलरेडी बंद कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भावों में तेज़ी देखने को मिली है और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके नंबर्स हमने काफ़ी मिनिमल अब भी बनते हुए देखे हैं। दीपक जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले क्रशिंग नंबर्स पे ये जानना चाहेंगे कि इस्मा के किस तरह के नंबर्स हैं। दीपक जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। हाँ जी दीपक जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है मनीषा जी। हाँ जी दीपक जी, सबसे पहले जो इस्मा के लेटेस्ट नंबर्स हैं वही जानना चाहेंगे। कितनी मिल्स अभी भी क्रश कर रही हैं, वन, और जो सप्लाईज है या फिर क्रॉप प्रोडक्शन है उसको लेकर क्या कोई रिवीजन है? जी मनीषा जी नमस्कार। अभी तक जो 15 फरवरी का डेटा है उसके हिसाब से लगभग 461 मिल्स अभी भी ऑपरेट कर रही हैं और अभी तक 197 लाख टन का प्रोडक्शन चीनी का हो चुका है, जिसमें यूपी लगभग 65 लाख टन है, महाराष्ट्र लगभग 69 लाख टन है और कर्नाटका लगभग 36 लाख टन है। और अभी तक जैसे मैंने बताया, आपने सही बोला कि कुछ फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बट ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि इस बार हमारा थोड़ा केन अवेलेबिलिटी कम है। और जिस हिसाब से अभी हमारी क्रशिंग चल रही है तो हमें लगता है कि जो हमारा एस्टीमेट था लगभग 272 लाख टन का, जो शुगर का नेट प्रोडक्शन का एस्टीमेट था, वो अचीव होता दिख रहा है। ओके, सो 272 लाख टन एज ऑफ नाउ अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। एज ऑफ नाउ अंटिल अभी तक के नंबर्स अगर हम दीपक जी देखें तो ये पिछले साल से कितना कम है? पिछले साल इसी वक्त लगभग 15 फरवरी में लगभग ये 224 लाख टन था, तो लगभग ये 26 या 27 लाख टन कम है अभी तक। बट इसमें मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा, क्योंकि क्रश रेट जो यूपी में है वो पिछले साल से बेहतर है। और अभी क्योंकि शुरू में रटून का हार्वेस्टिंग हो रहा था, अब जो प्लांट केन की हार्वेस्टिंग हो रही है तो उसमें जो हमने सुक्रोज परसेंटेज देखा है, जो रिकवरी है वो बेहतर दिख रही है और वो कहीं हद तक जो शुरू में जो रिकवरी कम थी उसको कॉम्पनसेट करेगी। और जहाँ तक महाराष्ट्र और कर्नाटका का सवाल है, अभी तक लगभग 58 फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है, बट पिछले साल ये लगभग 22 बंद हुई थी अब तक। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली चीज़ है कि कुछ साउथ कर्नाटका में लगभग कुछ मिलें होती हैं, 10 या 12 मिलें, जो कि स्पेशल सीजन में रीस्टार्ट होती हैं जून जुलाई में, जून से सितंबर तक में। तो ये अभी तक का डेटा है। और अगर पिछले साल से हम लोग इथेनॉल डाइवर्जन देखें, अभी तक हमारे पास 31 जनवरी तक का डेटा है, तो 31 जनवरी तक लगभग 14 लाख टन डाइवर्ट हो गया है, जबकि पिछले साल 31 जनवरी तक लगभग ये 8 लाख टन था। तो इसमें हम लोग डाइवर्जन भी देखेंगे। और अगर आप बैगिंग रिकवरी देखते हैं, जो बेसिकली जिसको हम डाइवर्जन भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो उस हिसाब से जो ग्रॉस शुगर रिकवरी है इस सीजन में, ये लगभग पिछले साल से लगभग 0.1% कम होने की उम्मीद है। लगभग 10.63 होगा, जो पिछले साल लगभग 10.73 था। ओके दीपक जी, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर हमने 10 लाख टन का अलाउंस तो आता हुआ देखा, लेकिन अब तक एक्सपोर्ट्स किस तरह के हैं? लगभग जहाँ तक हमारे पास इनफॉर्मल ऑन द ग्राउंड है, फॉर्मल डेटा तो अभी नहीं है किसी के पास भी, लेकिन जहाँ तक हमारी खबर है लगभग 2 लाख टन के आसपास तो लगभग फिजिकल ट्रेड हो चुका है और लगभग 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो लगभग ये मान के चलिए कि 500,000 टन का एक्सपोर्ट फ्रुक्टिफाई हो गया है।
और ये लगभग एक महीने से भी, अभी 21 जनवरी का नोटिफिकेशन था, तो अभी तो लगभग एक महीना भी नहीं हुआ है। और हमें उम्मीद है कि ये अगले 2 या 3 महीने में ये पूरा 10 लाख टन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। क्या ग्लोबल सिचुएशन टाइट नजर आती है इस वक्त दीपक जी? और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स का, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि एक्सपोर्ट शायद बहुत जल्दबाजी में लिए गए, उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में एक टाइटनेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कम रह सकता है। क्या वो चिंताएं हैं? बिल्कुल, ये चिंता बिल्कुल निराधार है मनीषा जी। हम तो डेटा के ऊपर बात करते हैं और एक्चुअल सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो चिंता है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि आपको मालूम है हमने 80 लाख टन से ये सीजन ओपन किया था और लगभग 310 लाख टन ग्रॉस, और उसमें लगभग 37 लाख, 37.5 लाख का डाइवर्जन है, तो 272 लाख टन का चीनी है। और अगर हम लोग 10 लाख टन एक्सपोर्ट भी देख लेते हैं और 280 लाख टन जो कंजम्पशन है, अभी दुबई शुगर कॉन्फ्रेंस में भी सरकार ने बड़ा ओपनली इसको वहाँ पे समझाया था इंटरनेशनल ऑडियंस को कि लगभग हमारा कंजम्पशन 280 लाख टन होगा। और ये सीजन इवन 10 लाख टन को एक्सपोर्ट को हम लोग ले लें, तब भी ये सीजन लगभग हम 60 लाख टन पे क्लोज करेंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जहाँ तक डोमेस्टिक प्राइस है, वो देखिए पिछले नवंबर और दिसंबर में जो प्राइस था वो बड़ा अनयूजुअल था, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम था। तो एक तरह से ये जो डोमेस्टिक प्राइस है वो स्टेबलाइज हो गया है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द फार्मर्स। दूसरी बात मेरी एथेनॉल को लेकर है दीपक जी, और 19% हम कर चुके हैं। इंडिया एनर्जी वीक के तहत मिनिस्टर पुरी ने यह भी कहा कि 20% आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में यहाँ पर हो जाएगा। किस तरह के नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं और उसके बाद किस तरह की कॉन्वर्सेशन है? नहीं, बिल्कुल 20% तो हो जाएगा, बिल्कुल मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। और हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो एक सरकार का बहुत अच्छा स्कीम था और जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, तो 20% बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बड़ा सेटबैक इंडस्ट्री को ये लगा कि पिछले 2 साल में जबकि एफआरपी हमारी 11.5% बढ़ गई, लेकिन इथेनॉल का प्राइस जो बी हेवी का और शुगर जूस से जो बनता है वो रिवाइज नहीं किया गया। उससे कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को प्रॉब्लम हुई है और इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, जबकि आउटपुट कॉस्ट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हाई है और आउटपुट कॉस्ट को सेम रखा गया है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है इथेनॉल इंडस्ट्री के लिए। और हमें लगता है कि एक टेम्पररी फिनोमेना था। सरकार इस पे कुछ ना कुछ आने वाले सीजन में जरूर करेगी और इसको ध्यान रखेगी कि जब भी इनपुट कॉस्ट बढ़े तो उसका लिंक इथेनॉल से अभी भी करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ 20% पर रुकना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है सरकार E20 के बियॉन्ड के ऊपर भी काम कर रही है और आगे इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ेगा और उसमें शुगर, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो उसके लिए ये शुगर प्राइस को करेक्ट करना और इथेनॉल प्राइस को करेक्ट करना और जो शुगर सैक्रिफाइस है उसका प्रॉपर कॉम्पनसेशन जो इथेनॉल में होना चाहिए, उसके लिए लिंकेज की जो आवश्यकता है वो सरकार जरूर इस पर ध्यान देगी, हमें पूरी उम्मीद है उसकी। दीपक जी, मार्केट की हमेशा से 3 यहाँ पर आस्क्स रही हैं। एक तो ये कि यहाँ पर एथेनॉल प्राइस रिवीजन देखने को मिले, मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर में उसका इजाफा हो, और तीसरा एक्सपोर्ट्स आ गया, लेकिन बाकी तीनों चीज़ें यहाँ पर अटक गई हैं। क्या ये एक्सपोर्ट्स के एक्सपेंस पे हुआ है या आपको लगता है जो प्रायोरिटीज़ थी यहाँ पर बेसिकली वो यहाँ पर मूव हो गई? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपोर्ट के एक्सपेंस पे ये हुआ है। देखिए, इथेनॉल का तो हमें बिल्कुल उम्मीद था कि ये हो जाएगा और हमें अभी तक ये नहीं क्लियर है कि बी हेवी को और जूस को क्यों नहीं रिवाइज किया गया, जबकि सी हेवी को रिवाइज किया गया है। बट हैविंग सेड दैट, एक्सपोर्ट एक जो दिया उससे जो केन पेमेंट बढ़ा, अभी आप देखें पिछले जब 20 जनवरी को अनाउंसमेंट हुआ था और आज के लगभग 26 से 27 हज़ार करोड़ पेमेंट हो चुका है फार्मर को। जो परसेंटेज था लगभग 65% पेड था, वो आज लगभग 80% तक पहुंच गया है। तो इससे सीधा सीधा लाभ केन फार्मर्स को हुआ है। हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था डोमेस्टिक प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, बट मुझे लगता है एमएसपी एक ज़्यादा परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि हम फिर वो सिचुएशन नहीं देखना चाहते कि जहाँ जो एक्स मिल प्राइस है वो लगभग 33-34 पे चला जाए, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत कम है। तो एमएसपी अभी भी हमें लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर ज़रूर ध्यान दिया जाए और एमएसपी कम से कम जो हमने डिमांड की है उसको डिक्लेयर किया जाए। और इथेनॉल का जैसे मैंने आपको बताया, हमें उम्मीद है कि अगले सीजन में
बी हेवी और जूस को भी सरकार इथेनॉल प्राइस रिवाइज करेगी। पॉइंट दीपक जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम सवालों पर बात भी करने के लिए। तो काफ़ी मुद्दे यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चीनी पर नजर रहेगी क्योंकि फाइनल फिगर्स अभी भी हमारे हाथ में यहाँ पर आना बाकी है। मिलिए तो बात हुई चीनी की, लेकिन इसी के साथ अब बात यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक है। दिनेश जी, सोने में एक रीबाउंड जरूर आया है, 2900 के ऊपर फिर से कारोबार बनता हुआ दिखा है, लेकिन अब यहाँ से क्या करने की राय है? फेड मीटिंग मिनट्स का बाजार को इंतजार है, डॉलर में जो गिरावट है उसका फायदा भी है। जी बिल्कुल मनीषा जी, एक जो बड़ा वोलेटिलिटी का दौर जो निकल कर आना था और एक बड़ी तेजी की जो संभावनाएं थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। मुझे लगता है कुछ समय गोल्ड यहाँ पर रेस्ट करेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, बट ओवरऑल अंडरटोन अभी भी काफी बुलिश है। मुझे नहीं लगता 84,500 का गोल्ड अभी हाल फिलहाल कोई मंदा होने का चांस बनता है, लेकिन यह भी लेवल अभी इस लेवल से काफी दूर है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि 1% की भी अगर तेजी मंदी गोल्ड में इस रेट पर होती है तो वो 850 रुपए की तेजी मंदी होती है। तो वोलेटिलिटी का जो दौर है ये 1% तक सीमित रहेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि 85,400 यह लेवल पर अगर गोल्ड आता है तो यहाँ पर एक खरीदारी का अवसर मिल सकता है। 85,850 इंट्राडे के लिहाज से देखा जा सकता है और ब्रॉड रेंज अगर मैं कहूँ तो डाउन साइड 84.5, अपसाइड 86, यह दायरा आने वाले 8 से 10 दिन में देखा जा सकता है। चांदी पर आपकी क्या राय है, क्योंकि चांदी में अच्छी खासी तेजी पिछले हफ्ते देखने को मिली थी जो इस हफ्ते कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई? जी बिल्कुल, एक बड़ा सा मूव आया था जो 96,700 का जो ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट होते सी 98,100 ये लेवल हमने देखने मिला और वहां से थोड़ा सा दोबारा रिबाउंड किया है इसने। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 94,500 यह बेस लेवल सिल्वर अभी हाल फिलहाल मेंटेन करता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है 97,200 हमें आने वाले 2 या 3 दिन में दोबारा देखने मिल सकता है। मौजूदा स्तर पर भी यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, 95,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 97,200 का लक्ष्य आने वाले 2 या 3 दिन में आपको देखने मिल सकता है। मैं कुछ देर पहले यहाँ पर BHP बुलेटिन से बात कर रही थी दिनेश जी, और उनका कहना था कि मेटल्स की डिमांड इस साल में काफ़ी अच्छी रहेगी। चाइना स्टिमुलस मेजर्स टैरिफ के रिस्पांस में देखने को मिलेंगे एंड स्पेशली इंडिया की डिमांड काफ़ी बेहतर रहेगी। आपने भी मुझे कई बार यहाँ पर बताया है। कॉपर में एक जो जिस तरह की बुलिशनेस है, आप उससे कैसे बनता हुआ देख रहे हैं? साथ ही साथ एल्यूमिनियम और जिंक में भी क्या खरीदारी की राय है? जी बिल्कुल, कॉपर का हमने ईयर स्टार्टिंग एंड देखा था 790 से शुरू होकर 880 तक के आ गया है। मतलब करीब करीब इसमें 80 से 90 रुपए की चाल आई है ऑलरेडी। 10% से ज्यादा तेजी आई है। यहां से थोड़ा मुझे लगता है कि 858 यह लेवल यहां पर आना चाहिए, वहां पर पोजिशनल प्लेयर्स दोबारा बाइंग बैक में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 900 का लेवल कॉपर जल्दी क्रॉस कर सकता है। 1 मंथ टाइम फ्रेम में कहूंगा, लेकिन 858.50 यह लेवल बेहतरीन लेवल रहेगा और बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा। हाल फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 867 यह लेवल एक सेलिंग का लेवल है, 872 के स्टॉप लॉस से डाउन साइड 858.50। ऑलराइट, तो वो रेंजेस हैं यहाँ पर वॉच करने के लिए मेटल्स में भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल पर। नरेंद्र तनेजा जी जुड़ेंगे हमारे साथ। बात अब करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, जहाँ पर भावों में एक स्थिरता हमने बनते हुए देखी है। 75 के आसपास के फिलहाल रेट्स हैं और बाजार ओपेक एंड एलाइज की स्टेटमेंट को रिएक्ट कर रहा है, जहाँ पर वो कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने को शायद डिले कर सकते हैं। नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। नरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग है क्योंकि US उनको उत्पादन बढ़ाने को कह रहा है और वो और भी डिले करने की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी देखिए, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि अमेरिका और रशिया के बीच में जो बातचीत यूक्रेन को लेके हो रही है वो किस दिशा में जाती है, क्या वो सफल होती है, क्या आने वाले अप्रैल तक वो वहां पर युद्ध को रोका जा सकता है, सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं वो भी कर रहे हैं, अमेरिका तो कर ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ओपेक कर रहा है। अब ये देखिए, जो बातचीत हो रही है अमेरिका रूस की, ये सऊदी अरब में हो रही है। और ओपेक का मतलब क्या है? सऊदी अरब। अर्थात जो वहां पे जब बातचीत जो हो रही है उसके अंदर सबसे ऊपर टॉप पे ऑफ कोर्स यूक्रेन है, लेकिन नंबर 2 पे फिर दूसरा ऑयल है और ऑयल की कीमत है और किस हिसाब से उसकी कीमत कितनी रखी जाए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन सऊदी अरब से बातचीत होती है, यही प्रमुख मुद्दा होता है। तो इसलिए बाजार उसी जो है इस अनसर्टिनिटी पर रिएक्ट कर रहा है और ओपेक जो है इस चीज का इंतजार कर रहा है कि इसका आउटकम क्या होता है। और सऊदी अरब में तो बातचीत ही हो रही है, तो जब सऊदी अरब, ओपेक का मतलब ही सऊदी अरब है, अर्थात उनको सबसे पहले पता होगा और वो बातचीत को और दिशा को इन्फ्लुएंस भी करेंगे। तो मुझे लगता है इस समय बाजार कंफ्यूज्ड है। जो कीमत आपको दिख रही है उनको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से रिएक्ट किया जाए। लेकिन अगर जो है अगर उसका आउटकम अच्छा होता है, यूक्रेन में युद्ध रुक जाता है, तो अमेरिका अपने यहाँ भी तेल का उत्पादन बढ़ाएगा,
और सऊदी अरब को भी कहेगा आप उत्पादन बढ़ाइए, क्योंकि वो चाहेगा कीमत कम हो। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं माहौल बनेगा कि जो रूसी तेल है उस पर सैंक्शंस जो हैं उनको थोड़ा सा ढीला करा जाए। अगर वो ऐसा किया जाता है तो रूसी तेल और बाजार में आएगा, तो जाहिर है सप्लाई साइड जो है वो हावी हो जाएगा और कीमतें जो वहां पहुंचेगी जहां ट्रम्प साहब चाहते हैं। ट्रम्प साहब तो कीमत $60 पर बैरल चाहते हैं, सऊदी अरब नहीं चाहता, वो 70 कम से कम चाहता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो रियाद में बातचीत हो रही है, क्या इसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी शामिल हो जाएंगे? क्या ट्रम्प साहब भी कल सऊदी अरब पहुंच जाएंगे? ऐसी तेल जगत में अटकलें हैं कि अगर प्रगति होती है तो हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति दोनों वो भी तुरंत वहां पहुंच जाए और उसके बाद जो है उसको एक नई दिशा दे दी जाए। तो अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए जो कीमत आज दिख रही है ये कंफ्यूजन है और उसका नतीजा है अभी किसी जो कीमत आपको दिख रही है या जिसकी बातचीत वो कोई अभी सर्टेनिटी पे बेस्ड नहीं है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। आउटकम क्या होता है हमको ध्यान रखना चाहिए। जब हम ये बातचीत रियाद में कर रहे हैं, मसला यूक्रेन है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक अमेरिका और दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण तेल का उत्पादक रूस, उनकी बातचीत हो रही है। और कहाँ हो रही है? सऊदी अरब में, जो दुनिया का दूसरा सबसे। तो आप देखिए जो तेल जगत के 3 भारी जो प्लेयर हैं वो मिल रहे हैं वहां पे, और उसमें से एक तो होस्ट है जो सऊदी अरब। तो इसलिए तेल के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, देखना है क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प जो साहब ने जो बात कर दी है, खुल के कर दी है, रशिया ने खुल के कर दी है और सऊदी अरब होस्ट कर रहा है, तो नतीजा नेगेटिव होगा मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने दांव लगाया है अपनी अपने अपनी प्रोफाइल पे, अपने स्टेटस पे, अपनी साख पे। इतना बड़ा साख पे दांव लगाने के बाद अमेरिका पीछे हट जाए, ट्रम्प साहब पीछे हट जाए और कोई रिजल्ट ना निकले, ऐसा होगा मुझे लगता, ऐसा मुश्किल लगता है। जी हाँ, तो किस तरह से फिर आप ये सारी स्टेटमेंट्स देखते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ इराक अपनी जो एक्सपोर्ट है वो रिज्यूम कर रहा है। हमने अभी भी कुछ ड्रोन अटैक्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं रशियन किसी पाइपलाइन के ऊपर, वो भी कुछ खबरें निकल के आ रही थी। साथ ही साथ टैरिफ्स का मसला अभी भी जारी है, करेंसी वॉलेटिलिटी अभी भी मार्केट्स में है, और उसके बाद ऑफ कोर्स ये है। तो इन सब में प्रायोरिटी वाइज क्या चीज़ें आप वॉच करते हैं और आपको क्या लगता है प्राइसेस अब यहाँ से कैसे रह सकते हैं नियर टर्म के लिए? देखिए, जो आपने डॉलर की बातचीत करी, अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ब्रिक्स की करेंसी के फेवर में नहीं है, कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी है, जिसको लेके अमेरिका में सबसे ज्यादा जो बेचैनी थी कि कहीं ऐसा ना हो ब्रिक्स की करेंसी आ जाए और भारत तमाम देशों से उस करेंसी में डील करना शुरू कर दे। तो भारत ने कहा है वो इस करेंसी के फेवर में नहीं है और ना वो इसका हिस्सा बनेगा, डॉलर में ही भारत ट्रेड करेगा। ये बहुत बड़ी बात भारत ने कह दी है, इससे कुल मिलाकर के मार्केट में थोड़ी सी शांति आई है। दूसरी बात आपने कही कि ये इसका जो है किस दिशा में जा सकता है, क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि कुल मिला के ये ऐसा लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थी और जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल प्रीमियम कीमत पे आपको दिखता था, ये अब छटना शुरू होगा। क्योंकि हो सकता है रियाद में एकदम सफलता ना मिल जाए, लेकिन चूंकि दोनों की जो बिल्कुल उन्होंने इंटेंट क्लियर कर दी है कि वो चाहते हैं समाधान निकले, हालांकि यूरोप उसका विरोध कर रहा है। यूरोप बेसिकली विरोध इसलिए नहीं कर रहा कि बातचीत ना हो, उनका ये कहना है कि ये जो हाई टेबल है उस पर उनको क्यों नहीं बैठाया जा रहा। तो अगर हो सकता है उनको कहीं एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि कहीं उनको पीछे ना छोड़ के उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन होगा वही जो रूस और अमेरिका चाहते हैं। यूक्रेन क्या चाहता है वो एक अलग मसला हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सही दिशा में सब कुछ जा रहा है, और ये अगर होता है तो तेल की कीमत जो है वो $70 के आसपास आएगी। हालांकि अमेरिका 60 चाहता है, लेकिन अमेरिका उत्पादन एक ओवरनाइट उत्पादन बढ़ता नहीं है, उसमें बहुत समय लगता है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो कहीं ना कहीं इस बात को अकोमोडेट करेगा कि जो ओपेक है, सऊदी अरब है, इन लोगों की भी इस कीमत की जरूरत है। तो मुझे लगता है $70 के आसपास ही वापस वहीं जाएगा। कभी 75 होगा, 80 भी होगा, कभी 65 भी हो जाएगा, लेकिन औसत अगर हम जो है वो अगर इसका आउटकम पॉजिटिव होता है जो बातचीत हो रही है, तो $70 जो है एवरेज निकल के आएगा आने वाले 5-6 महीने में। जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है वो धीरे धीरे हट जाएगा और असली कीमत निकल के आएगी। हालांकि वो 60 ही होनी चाहिए डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के फंडामेंटल से, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी कंसर्न्स को एडजस्ट किया जाएगा और $70 के आसपास कीमत घूमेगी। जो ओपेक स्टेटमेंट दे रहा है प्रोडक्शन को लेके, प्रोडक्शन वो सारा अभी मैनूवरिंग है, कोई फाइनल डिसीजन उस पर नहीं, सारी मैनूवरिंग है। ओपेक का तो काम ही यही है, कार्टेल है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा इंतजार करना है कि रियाद में क्या होना है। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। चलिए, उस पर नजर रहेगी। नरेंद्र जी, एज ऑलवेज हमें वो तस्वीर दिखाने के लिए भी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब हम लौट के आएंगे तो बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की।